नमस्कार मित्रों। विद्यालय में अनेक प्रकार के संसाधन होते हैं और उन संसाधनों का पूरी तरह उपयोग करना ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। संसाधनों की श्रेणी दृष्टि से हम जो मोटे मोटे तौर पर 3 प्रकार के संसाधनों का विशेष तौर पर शेयरिंग कर सकते हैं। विद्यालय परस्पर इनका उपयोग कर सकते हैं, शिफ्ट बनाकर उपयोग कर सकते हैं, अंतर विद्यालयीन प्रतियोगिताओं के रूप में उपयोग कर सकते हैं और समाज आधारित उपयोग भी कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली, प्रांगण, विद्यालय का मैदान। सामान्यतः प्रत्येक विद्यालय के पास सभी मैदान हों ये संभव नहीं। क्रिकेट का मैदान किसी विद्यालय के पास होता है, खो खो का नहीं होता है, कबड्डी का नहीं होता है। किसी के पास बास्केटबॉल की व्यवस्था होती है तो हैंडबॉल की व्यवस्था नहीं होती है। किसी के पास फुटबॉल खेलने के लिए अच्छा ग्राउंड होता है लेकिन उसका डबल उपयोग करते हैं, उसी में फुटबॉल खेलते हैं, उसी में क्रिकेट खेलते हैं। आज के महानगरीय सभ्यता में भूमि भवन की बहुत बड़ी एक समस्या आ रही है और इसको लेकर के समय समय पर विद्यालयों वाले, शासकीय विद्यालयों वाले आंदोलन करते रहते हैं और उनका सबसे बड़ा ताना रहता है, उनकी सबसे बड़ी जो चर्चा का केंद्र रहता है वो शासकीय विद्यालय रहते हैं। शासकीय विद्यालय में तो कोई ग्राउंड नहीं है, वहाँ तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, उसके बाद भी उनकी मान्यता कैसे है? हम अशासकीय विद्यालय वाले बहुत कुछ करते हैं, उसके बाद भी हमारी मान्यता पर तलवार लटकी रहती है। कुछ ना कुछ हमारे ऊपर नोटिस आते रहते हैं। शासन हम पर शिकंजा क्यों कसता है? वास्तव में शिकायत करने वाले शिकायती लालों की शिकायतों का कोई अंत नहीं है, ये तो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन कभी विचार किया कि हम छात्रों के प्रवेश को लेकर प्रतियोगिता में उतरने वाले अशासकीय विद्यालय वाले, हम परीक्षा परिणाम को लेकर के किसी भी स्तर तक अनैतिक ढंग से बच्चों के रिजल्ट को अच्छा करवाने के काम में लगे हुए अशासकीय विद्यालय वाले, हम किसी भी खेल प्रतियोगिताओं में, अंतर विद्यालयीन खेल प्रतियोगिताओं में, मोगली उत्सव में, यहाँ तक कि बालरंग में, किसी भी प्रकार के विज्ञान मॉडल में अपने विद्यालय को प्रथम लाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ाई करते हैं, वाक युद्ध करते हैं। ऐसी स्थिति में हम शिक्षा का जो उदात्त लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है, उसे क्यों भूल जाते हैं? यह पूरा का पूरा विद्यालय, परिवार, नगर के विद्यालय हों या तहसील के विद्यालय हों, ये सभी विद्यालय समाज की धरोहर हैं। आप मात्र उसके ट्रस्टी हैं, उसकी देख रेख करने वाले हैं और समाज के बच्चों का विकास हो उसके लिए आपके संसाधन उपयोग में आने चाहिए और उन संसाधनों का 100% उपयोग होना चाहिए। उदाहरण के लिए आपके पास में एक ग्राउंड है, 2 घंटे के लिए उसमें क्रिकेट का मैच मान लो हो जाता है, शेष 22 घंटे वो खाली क्यों पड़ा रहता है? आपके विद्यालय में बहुत अच्छी एक लाइब्रेरी है, बहुत अच्छा पुस्तकालय है। उस पुस्तकालय का उपयोग जब विद्यालय खुलता है तब और जब विद्यालय में ताला लगता है तब तक होता है। मतलब कितने घंटे? 6 घंटे, 8 घंटे। उसके बाद का जो समय है 16 घंटे, उस समय आपकी लाइब्रेरी क्यों बंद रहती है? आपके यहाँ बहुत अच्छी सुसज्जित कंप्यूटर लैब है, शासन के बड़े बड़े मंत्रियों ने आकर के उसके उद्घाटन किए होंगे, उसकी प्रशंसा भी की हुई होगी, उसमें एसी भी लगवाए होंगे। सब कुछ होने के बावजूद भी उस लैब का देख रेख ठीक ढंग से ना होने के कारण, उसका समुचित उपयोग ना होने के कारण वो बंद पड़ी रहती है। करना क्या चाहिए? कंप्यूटर लैब का 100% उपयोग कैसे करें? पुस्तकालयों का 100% उपयोग कैसे करें? विद्यालय के मैदान का 100% उपयोग कैसे करें? आपके पास बहुत अच्छी विज्ञान लैब है, आपके पास भाषा संबंधी लैब है, आपके पास गणित की लैब है, आपके पास बहुत अच्छे शिशु वाटिका के नाम पर एक बात याद आई। अपने मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है, तहसील केंद्र मान सकते हैं शायद, बड़वाह में एक सरस्वती शिशु मंदिर है और सरस्वती शिशु मंदिर के जो व्यवस्थापक जी हैं वो व्यवस्थापक जी मात्र 5वीं पास हैं।
ऐसा सुना है कि वो प्राइमरी या माध्यमिक स्तर तक पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर बच्चों को पढ़ाने का, सामाजिक कार्य करने का अद्भुत जज्बा है। वो शिक्षाविदों के संपर्क में रहते हैं और जो नए नए आइडिया उन्हें मिलते हैं उन्हें वो अप्लाई करते हैं। एक बार उनके विद्यालय जाना हुआ और वहाँ देखा कि उनके विद्यालय में 13 10 बाई 10 के रूम बने हुए हैं। 10 बाई 10 के 13 रूम बने हुए हैं और उनकी आकृति लगभग एक मंदिर की तरह है। स्तूप आकार का, जैसे मंदिर होता है, मंदिर की तरह है। उसका एक वैज्ञानिक कारण भी रहता है। जो मंदिर का शिखर होता है, जो उसका आकार होता है, वह ऊर्जा संयोजन के लिए बहुत अच्छा केंद्र रहता है। तो मैंने कहा भाई, आपने अपने इस विद्यालय के विराट भवन के बाहर ये 12 छोटे छोटे 10 बाई 10 के मंदिर क्यों बना रखे हैं? उन्होंने कहा चलते हैं भाई साहब, देखते हैं। एक एक मंदिर में जाके देखा और उसमें मात्र 15 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है। वहाँ 15 से ज़्यादा बच्चे नहीं बैठते, 15 विद्यार्थी बैठते हैं, वो भी LKG, UKG और उसके जो शिशु वाटिका होती है उसके बच्चे। ऐसा करके उनके 12 सेक्शन हैं। 12 सेक्शनों में 12 शिक्षिकाएं होती हैं जो कि पूरी तरह पूर्व शिशु शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए होती हैं। अलग अलग जो 15 बच्चों की कक्षा है, उस कक्षा के एक एक टेम्पल में जो बच्चे बैठते हैं वो एक एक विषय के बने हुए हैं। इंद्रिय विकास का अलग टेम्पल बना हुआ है, शारीरिक विकास का अलग टेम्पल बना हुआ है, कविताओं के लिए अलग टेम्पल बना हुआ है, संसाधनों का उपयोग करने के लिए अलग टेम्पल बना हुआ है, छोटा सा कंप्यूटर का परिचय देने के लिए अलग टेम्पल बना हुआ है, गीत, कविता, नाटक से संबंधित अलग टेम्पल बना हुआ है, विभिन्न प्रकार की सब्जियों इत्यादि का परिचय कराने के लिए, फलों का परिचय कराने के लिए एक अलग टेम्पल बना हुआ है। वो मतलब ये जो बने हुए हैं 12 टेम्पल, वो 12 टेम्पल में क्लासें निश्चित नहीं है कि ऐसी टेम्पल में लगेगी, उसको भी चक्रीय क्रम में बदलते हैं। मतलब यदि A से लेकर के और ABCD ऐसा करके 12 टेम्पल बने हुए हैं, तो जो आज बच्चा A टेम्पल में बैठा हुआ है पहले पीरियड में, दूसरे पीरियड में हो सकता है B टेम्पल में जाए, तीसरे पीरियड में C टेम्पल में जाए, चौथे पीरियड में D टेम्पल में जाए। ऐसा करके उनका टाइम टेबल बना हुआ है। शिक्षक नहीं बदलते, बच्चे अपना टेम्पल बदलते हैं, अपनी क्लास बदलते हैं। बच्चों को एक नयापन मिलता है और शिक्षक को अपने विषय में तज्ञता प्राप्त होती है, उसको पढ़ाने का एक अलग जज्बा होता है। तो पूर्वांध कक्षाओं को, शिशु कक्षाओं को, प्री प्राइमरी को, जिसको आज के समय में आंगनबाड़ी बालवाड़ी कहा जाता है, उनको पढ़ाने के लिए, नई शिक्षा नीति के अनुसार भी उनको पढ़ाने के लिए आज से लगभग 15 साल पहले मैंने ये प्रयोग बड़वाह में देखा था। ऐसे अनेक विद्यालय हैं जो अलग अलग प्रकार से शिक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। अब लाइब्रेरी को ही ले लो। अगर मान लीजिए आपके विद्यालय में अच्छी सुसज्जित लाइब्रेरी है जिसमें 4-5 हजार किताबें हैं और 4-5 हजार किताबों की लाइब्रेरी का उपयोग मात्र 4-5-6 घंटे होता है, वो भी पूरी तरह नहीं होता है, ये कैसी लाइब्रेरी हुई? उसकी समय सारणी बनना चाहिए। लाइब्रेरियन कौन हो? तो सामान्यतः शासकीय विद्यालयों में भी और अशासकीय विद्यालयों में भी लाइब्रेरी का कोई डिप्लोमा प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति, चाहे उसने पत्राचार से किया हो, कैसे भी किया हो, उसको लाइब्रेरियन बना दिया जाता है। उसे लाइब्रेरी का कितना ज्ञान है नहीं पता, लेकिन उसको एक सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है। उस सॉफ्टवेयर में बहुत सारी किताबें रहती हैं, किताबों का अंकन रहता है। बच्चे आते हैं, किताबें ले जाते हैं और पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, कुछ समय बाद वापस कर जाते हैं। लाइब्रेरियन का मतलब है पुस्तकालय अध्यक्ष, ग्रंथपाल। जो ग्रंथपाल होता है वो ग्रंथों का ज्ञाता होना चाहिए, बहुत तज्ञ होना चाहिए, बहुत विचारवान होना चाहिए। जो ग्रंथों का तज्ञ शिक्षक होगा वह शिक्षक ही लाइब्रेरियन बनने का पात्र है। लाइब्रेरी की सारी किताबों का मोटे तौर पर उसका अध्ययन होना चाहिए। पुस्तकों को वितरण करने की, इकट्ठे करने की व्यवस्था होना चाहिए। पुस्तक, पत्रिकाएं और समाचार पत्रों पर आधारित प्रतियोगिताओं की योजना बननी चाहिए। बनाइए लाइब्रेरी की एक अच्छी बृहत योजना। जो लाइब्रेरी कम से कम 12 घंटे तो खुले। जब समाज के लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पर आए, टहलने के लिए आए, तो सुबह का समाचार पत्र विद्यालय की लाइब्रेरी में पढ़ें।
जब लोग शाम के समय अपनी दुकानों से फ्री हों तो लाइब्रेरी में आएं और वहां समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ें, उसकी सदस्यता ग्रहण करें, अपने पढ़ने के लिए किताबें लेकर के जाएं। इससे समाज के लोगों का संस्था के साथ, विद्यालय के साथ जुड़ाव भी होता है और जुड़ाव होने के साथ साथ वो समाज का सहयोग प्राप्त करने में विद्यालय सक्षम भी होता है। लाइब्रेरी का 12 से 14 घंटा उपयोग क्यों नहीं हो सकता? 2 शिफ्टों में 2 लाइब्रेरियन क्यों नहीं नियोजित हो सकते हैं? उनके लिए उस प्रकार की व्यवस्था निर्मित करनी होगी। और लाइब्रेरी पर आधारित बच्चों का प्रश्न पत्र हो, उन्होंने जो किताब पढ़ी है उसकी समरी लिखना, उसका पल्लवन लिखना, उसको भावार्थ अर्थ लिखना, उसके आधार पर कविता, कहानी इत्यादि की रचना करना, सामान्य ज्ञान इत्यादि के प्रश्न पत्रों का लाइब्रेरी के माध्यम से आयोजन करना और लाइब्रेरी में कम से कम विद्यार्थी को दिन में 2 दिन में, सप्ताह में 1 या 2 दिन पहुंचने की व्यवस्था बने, ऐसी समय सारणी में नियोजन करना, समय बनाना। अब बहुत जल्दी जल्दी पड़ी रहती है। 5 विषय हैं तो 6 पीरियड लगा लो। अच्छा, 6 पीरियड लगा लेते हैं। 6 विषय हैं तो 7 पीरियड लगा लो। 7 पीरियड लगा लेते हैं। 7 पीरियड में 6 विषय पढ़ लेगा। 1 पीरियड में वो 1 दिन लाइब्रेरी चला जाएगा, 1 दिन वो लैब चला जाएगा, 1 दिन वो कंप्यूटर लैब चला जाएगा। ना तो उसने लैब अच्छी तरह देखा, ना उसने लाइब्रेरी अच्छी तरह देखी, ना उसने कंप्यूटर लैब अच्छी तरह देखा। तो क्यों ना हम विद्यालय में 9 पीरियड लगाएं, 10 पीरियड लगाएं, 8 पीरियड लगाएं। इसकी व्यवस्था क्यों ना करें? जब विद्यालय घर जैसा है, बच्चा बोर नहीं हो रहा है, उसके लिए बहुत सारे तज्ञ ज्ञानवान शिक्षक वहां पर मिल रहे हैं, तो आप अधिकतम समय दे करके बच्चों का एक बार विकास करके तो देखिए। समाज आपके विद्यालय में सहयोग बरसाएगा और बच्चे आपके कायल हो जाएंगे। तो ऐसा लाइब्रेरी का उपयोग किया जा सकता है। यदि आपके पास अच्छी लाइब्रेरी नहीं है, पड़ोसी किसी विद्यालय के पास है, तो उस विद्यालय में अपने बच्चों को भेजने में संकोच मत करिए। अपने बच्चे वहां जाकर के अपने यहाँ की कोई गोपनीय बातें लीक नहीं कर देंगे। इसी प्रकार यदि अपने यहाँ कोई मैदान नहीं है तो दूसरे मैदानों का उपयोग करिए, और दूसरे मैदान वालों को भी चाहिए कि आप उन बच्चों के लिए उसी प्रकार से सहयोग करें जैसा वो अपने बच्चों के साथ करते हैं, वही व्यवहार करें। कोचों को चाहिए कि उस प्रकार से वो सिखाएं। ये पूरा का पूरा एक ऐसा वातावरण निर्मित होना चाहिए कि संस्थागत संसाधन संस्था के ना हो, समाज के हों, और विद्यालय सामाजिक चेतना का केंद्र बने। ऐसी कोशिश होना चाहिए। मैदान ऐसा हो सकता है, लाइब्रेरी ऐसी हो सकती है, कंप्यूटर लैब ऐसा हो सकता है। उसके लिए कुछ न्यूनतम शुल्क लिया जा सकता है। टूट फूट हो तो उसकी कोई विधि व्यवस्था निर्मित की जा सकती है। देख रेख के लिए कैमरे इत्यादि की व्यवस्था बनाई जा सकती है। लेकिन ये सब व्यवस्था बनाने के लिए विद्यालय स्तर पर शिक्षकों और प्राचार्य को बैठ करके विचार करना होगा, पालक शिक्षक संघ को मिलकर के बैठ करके विचार करना होगा, समितियों को मिलकर के बैठ करके विचार करना होगा। इसी प्रकार संकुल स्तर पर संकुल प्राचार्य और संकुल के अंदर आने वाले सभी विद्यालयों को मिलकर के बैठ करके विचार करना होगा, और चिंतन बड़ा रखना होगा, सोच उदात्त रखनी होगी, संकुचित विचारधारा नहीं रखनी होगी। क्योंकि प्रतियोगिता तो तभी होती है जब प्रतियोगिता के लिए प्रतियोगी पहले तैयार किया जाए। तैराक को तैराकी सिखाई नहीं और 2 तैराकों में प्रतियोगिता कर दो तो वो तो तालाब में कूदते ही डूब जाएगा। पहले उसके लिए सिखाना, उसके लिए पढ़ाना। किसी भी शिक्षक को, किसी भी संस्था को परीक्षा लेने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक कि वह व्यवस्थित पढ़ाई ना कराए। किसी भी संस्था के लिए जब तक स्वाध्याय के संबंध में बात करने की अधिकार नहीं है जब तक कि वह वहां के संसाधन पुस्तकालय को बहुत अधिक विकसित ना कर दे। अतः पुस्तकालय आधारित प्रतियोगिताएं, मैदान आधारित प्रतियोगिताएं, कंप्यूटर लैब आधारित प्रतियोगिताएं, भाषा लैब आधारित प्रतियोगिताएं, गणित लैब की आधारित प्रतियोगिताएं, भाषा और व्याकरण की प्रतियोगिताएं, ऐसी विभिन्न प्रतियोगितात्मक वातावरण का निर्माण करके खेल खेल में पढ़ाई हो सकती है और बच्चों को पढ़ने में मजा भी आएगा, आपको पढ़ाने में भी आनंद आएगा और आपका विद्यालय समाज का प्रीति पात्र बन पाएगा। अतः विद्यालय के संसाधनों का समुचित और समाज आधारित, परस्पर सहयोग आधारित उपयोग करने में ही समझदारी है। इसी में विद्यालय का, समाज का और बच्चों का समग्र विकास होगा और आपके दृष्टिकोण की समाज में सराहना होगी। नमस्कार।